हेलो मेरे पाइथागोरस ब्रेन्स, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल मैथ कोर पर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा मजे में होंगे। तो इसी मजे के साथ शुरू करेंगे बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास में हम मेरा फेवरेट और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा जरा आप क्लास पर ध्यान दें और फोकस के साथ इस क्लास को एंजॉय करें। इससे पहले कि जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े मैंने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाइए और आप जाके उनका भी आनंद लूटिए। तो शुरू करेंगे आज की क्लास हमारी पहली स्लाइड के साथ। अब जैसा कि यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, एपी की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका मतलब है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। कहता है कि एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का। अब कैन बी नंबर्स और कैन बी अल्फाबेट्स, या तो वो नंबर्स का सीक्वेंस हो सकता है या वो अल्फाबेट का सीक्वेंस हो सकता है। और अगर उनका डिफरेंस कांस्टेंट है ना, यानी कि एक तरह का है, अगर उनका डिफरेंस एक तरह का है ना, सब में एक तरह का डिफरेंस चल रहा है, तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर है, अगर वो डेफिनेट है तो उसको सीक्वेंस बोला जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि अगर आप एक सीक्वेंस को किसी डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर देते हो तो वो एपी कहलाता है। अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। अब इसका यहाँ पे तुम्हें दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि सारे ऑड नंबर्स हैं, पर इन सब का क्या जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। यानी कि 1 और 3 में डिफरेंस 2 का है, 3 और 5 में डिफरेंस 2 का है, 7 और 5 में डिफरेंस 2 का है, 7 और 9 में डिफरेंस कितना है? 2 का। तो इसका मतलब है ये एक एपी बनाएगा अगर आपका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। उसी तरह सेकंड एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे 50 है, देन 55, देन 60, देन 65, डॉट 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 टिल देन 555, यानी कि हर एक में 5 का डिफरेंस है, यानी कि आपका डिफरेंस कांस्टेंट है। और उसी तरह से लास्ट आता है 2,2,2,2,2। अब यहाँ पे आप कहेंगे जी सारे नंबर सेम है। अगर सारे नंबर सेम है पर इसका डिफरेंस क्या है? 0। इसका मतलब वो भी सब में कांस्टेंट है। अगर आपका डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए, अगर आपका डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए यानी कि एक तरह का आ जाए, तो उसको बोला जाता है जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या टर्म्स यूज होती है वो मैंने आपके सामने लिखे। टर्म्स वी यूज इन एपी, दिस इज ए। इसको या तो आप ए बोल लो या A1 बोल लो। A1 यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अब तुम्हें पता है कुछ सीक्वेंस होएगा जिसमें पहली टर्म होएगी, देन सेकंड टर्म होएगी जिसको A2 बोलते हैं, देन तीसरी टर्म होएगी और एंड में जाके होएगी आखिरी टर्म। अब जो ये A1 है ना, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो ये A2 है इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, और जो ये A3 इसकी बोलते हैं थर्ड टर्म। इसके बाद फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, उनको लिखने का इस तरह, अगर फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो A4, फिफ्थ टर्म लिख रहे हैं तो A5, और जो लास्ट में मैंने ये AN लिखा ना, ये A के पैरों में N है, यानी सबस्क्रिप्ट है। AN एन नहीं है। AN का मतलब होता है लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी की आखिर वाली टर्म को बोलते हैं हम AN। A1 बोलते हैं पहली टर्म को, A2 बोलते हैं दूसरी टर्म को, सेकंड थर्ड टर्म को बोलते हैं A3। फिर जो सब में कॉमन डिफरेंस आता है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि 50 और 55 है, अब इनमें 5 का डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे बच्चों? D से। और एक आता है N, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, की उस एपी में टोटल कितनी टर्म्स है उसको बोला जाता है N। मैं तुम्हें एक जनरल एग्जांपल देता हूं। मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं। फर्स्ट पहली डेस्क पे पहला बच्चा बैठा है, दूसरे पे दूसरा। पहले वाले को बोलेंगे A1, दूसरे को बोलेंगे A2, तीसरे को बोलेंगे A3, और जो 40 डेस्क पे बैठा है उसको बोलेंगे A40। A40 भी बोल सकते हो या AN भी बोल सकते हो, क्योंकि वो लास्ट टर्म है, उसके बाद कोई भी नहीं है। और जो ये हमने 40 बच्चे बिठाए ना, फर्स्ट रो से लेके 40th में, मतलब पहली रो में जितने बच्चे बैठे हैं से लेकर लास्ट तक, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि उस क्लास में कितने टोटल बच्चे हैं उसको बोलते हैं। और जितना सब में कॉमन डिफरेंस है उसको बोला जाता है D। ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, AN, A1, N और D। A1 होता है फर्स्ट टर्म, N होता है नंबर ऑफ टर्म्स, D कॉमन डिफरेंस, और आपका AN होता है लास्ट टर्म। अब इसमें इन चारों में भी एक फॉर्मूला है, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूं। अब जो AN है ना बच्चों, उसको बोला जाता है nth टर्म। nth टर्म और लास्ट टर्म, कंफ्यूजन मत क्रिएट करवाना। यहाँ पे आप AN को लास्ट टर्म भी बोल सकते हो या फिर आप उसको nth टर्म भी बोल सकते हो, दोनों का एक ही मीनिंग है। nth टर्म बोल लो या लास्ट टर्म बोल लो, वो AN ही कहलाते हैं। अब उसने बोला कि इन चारों को इस्तेमाल करके हमने एक फॉर्मूला बना दिया, दैट इज AN यानी कि लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू A1 प्लस ब्रैकेट में N-1 मल्टीप्लाई बाय D। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 4 में से कोई 3 टर्म्स है ना, AN है, A1 है, N है, आप इनको पुट करो, D निकाल लो। आप 4 में से अगर कोई भी 3 वैल्यूज दी है, आप उसको पुट करो और चौथी टर्म आपके पास आ जाएगी। ये इस फॉर्मूला के लिए एप्लीकेबल है। अब जैसे मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक सेकंड रुको,
कि डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 13579। अब आप कहेंगे जी जर्नल टर्म क्या है। अब मेरे प्यारे बच्चों जर्नल टर्म का भी मतलब है ए एन, यानी कि लास्ट टर्म और nth टर्म। एक ही बच्चा, उसके बहुत सारे नाम होते हैं, घर में कुछ और नाम होता है, फ्रेंड्स में कुछ और नाम होता है, स्कूल में कुछ और नेम होता है। तो उसी तरह ए एन वो ऐसा बच्चा है जिसके 3 नाम है, ए एन यानी कि लास्ट टर्म, nth टर्म और जनरल टर्म। आप उसको जनरल टर्म भी बोल सकते हो, आप उसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, और आप उसको nth टर्म भी बोल सकते हो। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको जनरल टर्म निकालनी, यानी कि ए एन निकालना है। तो हमने ए एन का फॉर्मूला लिखा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन निकालना वो एज इट इज, a1 हमें दिया हुआ है, ये मैं इसके ऊपर मार्किंग कर देता हूं। जो सबसे पहले वो a1, फिर a2, फिर a3, a4, a5। अब आपको सीक्वेंस में a1 दिया 1, तो आप क्या करेंगे, a1 की जगह 1 डाल देंगे 1। अब तुम्हें n नहीं गिवन, यहाँ पे क्लास में कितने बच्चे हैं वो नहीं गिवन, पर सीक्वेंस जरूर गिवन है। उसके बाद आपको निकालना है डी। अब डी निकालना बहुत ईजी होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर लो, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पिछली में से अगली करनी है, ऐसा ना करो तुम फिफ्थ टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, कंसेक्यूटिव टर्म्स माइनस करनी है, पहले और दूसरे में, दूसरे या तीसरे में, सातवें या आठवें में, और पिछली टर्म आगे रखनी, जैसे कि a2 आगे और a1 पीछे, a2 माइनस a1। अब यहाँ पे a2 था 3, तो यानी कि 3 में से गए आपके 1, तो d आया आपका 2। तो क्या करेंगे, d की जगह डाल देंगे 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, an इज इक्वल टू 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट से, 2 मल्टीप्लाई बाय n 2n, 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से -2। अब तुम्हारा आंसर ये n की फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म उसमें गिवन नहीं है। अगर गिवन होती तो हम पुट कर देते। अब 2n एज इट इज, 1 में से 2 गए, 1 माइनस 2, तो वो आएगा -1। तो देयरफॉर जो इस एपी की जनरल टर्म आई वो आई 2n-1। अगर n होता है तो n भी पुट कर दे, तो आपका आंसर एक होल नंबर आ जाता। ओके, ये था फॉर्मूला जनरल टर्म का। आप 3 में से, अगर आप 4 में से कोई भी टर्म दी हुई है, 3 दी है, 2 दी, आप डाल लो, उसका आंसर निकाल लो। जैसे कि सेकंड एग्जांपल में दिया फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म फिर से वही हो गया कि आपको यहाँ पे an फाइंड आउट करना है। उसने बोला कि AP आपको दिया है, यानी कि A1 आपको दिया 11, A2 दिया आपको 14, और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें गिवन है 20, यानी कि आपको इसमें n दिया हुआ 20। नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी गिवन है, तो क्या करेंगे, A1 हमारा आ गया 11, D हमारा क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस A1, तो A2 था हमारा 14, 14 माइनस 11, D आ गया 3, और n हमें दिया गया कितना, 20। अब क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। A1 की जगह वैल्यू आ गई 11, n हमें दिया 20, और d हमारे पास कितना है, 3। ठीक है, अब 20 माइनस 1 किया, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 19। 11 प्लस ब्रैकेट में 19 आ गया। अब पहले ना 19 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले 11 और 19 को ऐड करते हैं, बोर्ड मास को वायलेट करते हैं। अब 19 3 था 57, और 11 में 57 ऐड करोगे तो आपकी लास्ट टर्म आएगी 68। इस तरह से विल फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब लास्ट टर्म ढूंढ लो, फर्स्ट टर्म ढूंढ लो, नंबर ऑफ टर्म ढूंढ लो, कॉमन डिफरेंस ढूंढ लो, तुम्हारी मर्जी है, बस तुम्हारे पास वैल्यूज होनी चाहिए बाकी चीजों की। ओके, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे उसने बोला हाउ टू एक्सपैंड द टर्म्स। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ कोई डाटा तो लिखा नहीं है, अब टर्म्स को एक्सपैंड करने का मतलब क्या है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ध्यान से बात सुनना। जैसे मान लो आपके पास A4 है, यानी कि फोर्थ टर्म है, आपको इसको एक्सपैंड करना है। अब तुम्हें मैं दोनों चीजों से समझाता हूँ, एक इजी मेथड और एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड। तुम्हें पता है कि an का फॉर्मूला है A1 प्लस n-1 इंटू डी। मैंने बोला फोर्थ टर्म ढूंढनी है, आपको लगा कि हाँ A4 ढूंढना है। इसका मतलब जो A के पैरों में वैल्यू है ना, A के सबस्क्रिप्ट, उसको बोलते हैं n। वो हमें डिनोट कराता है कि AP में कितने टर्म्स है, 4 है, 5 है, 10 है। याद रखना, A के सबस्क्रिप्ट में या A के पैरों में जो वैल्यू है वो होती है n। अब आप क्या करेंगे, जहां जहां पे n है वहां पे 4 पुट कर देंगे, तो ये आ गया n की जगह पे 4 -1 इंटू डी। A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 में से 1 गए 3, 3 इंटू डी 3D, यानी कि A4 की वैल्यू होगी A1 प्लस 3D। अब ये बात तो होगी एक्सपैंड करके कि आपने A4 को एक्सपैंड किया, A1 प्लस 3D आ गया। ध्यान से मेरी बात सुनना, तुम्हें फोर्थ टर्म ढूंढनी थी, आपने क्या करा, फॉर्मूला लिखा, जहां जहां पे n था वहां 4 पुट करा, क्योंकि जो A के पैरों में वैल्यू है वही आपका n है। अब मान लो मुझे हर बारी फॉर्मूला डाल के यूज नहीं करना, मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे इजीली कंसेप्ट याद करना है। तो जैसे A4 है ना, मैं क्या करूंगा, A1 लिखूंगा क्योंकि फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होएगा, प्लस
ये जो टर्म है इससे एक नंबर कम, यानी कि 4 में से 1 गए 3, वो लिख के मल्टीप्लाई कर दूंगा 3d से, यानी कि ये और ये आ गया आपका सेम। आप फॉर्मूला डाल के लिखो या डायरेक्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि एक्सपैंड करके क्या आ रहा है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे a11 को एक्सपैंड करना है। अब मैंने a11 के लिए जहां जहां पे n है वहां पे 11 पुट कर दिया, यहां पे भी आ गया 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया a11 इज इक्वल टू a1 प्लस 10d। अब ये तो फॉर्मूला डाल के आ गया, पर मान लो मुझे डायरेक्टली याद करना है, तो मैं क्या करूंगा, a1 तो स्टार्ट करेगा ही करेगा, प्लस 11 से एक नंबर कम यानी 11 माइनस 1 10, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्टली d से, तो ये हमारा a11 आ जाएगा। दोनों कंसेप्ट सही हैं, बट आपको फॉर्मूला से निकालना है या आपको डायरेक्टली लिखना है, दैट इज योर विश, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है। अब मान लो a99 आ गया, आप क्या करोगे, सीधा a1 डालोगे प्लस इससे एक नंबर कम मल्टीप्लाई बाय डी, तो a1 प्लस 98d आ जाएगा। वही आप फॉर्मूला में n की वैल्यू डालोगे, फिर 99 माइनस 1 98 करोगे, तो वहां से भी आंसर आ जाएगा, बट आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसको बोलते हैं हाउ टू एक्सपैंड एनी ऑफ द टर्म्स। अब आप कहोगे जी a1 ढूंढना है, तो उसको एक्सपैंड करके क्या लिखोगे। अब a1 को ढूंढ के एक्सपैंड करके a1 ही आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है ही नहीं है। a1 यानी कि स्टार्टिंग टर्म पहली टर्म है, उसमें d तो कुछ होगा नहीं, तो वो एज इट इज लिखा जाएगा। पर फॉर एग्जाम्पल आप a2 से शुरू कर रहे हो, तो a2 से आएगा a1 प्लस 1d, क्योंकि 2 में से कम एक कम गया तो एक बचा, और उसको d से मल्टीप्लाई किया तो आया आपका 1d। तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने फॉर्मूला के साथ करना है या ऐसे ही करना है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अब आता है सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने पहले तो nth टर्म पढ़ ली, जनरल टर्म पढ़ ली, लास्ट टर्म पढ़ ली, उसके बाद आता है सम। अब सम का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो आपको एक सीक्वेंस दिया है 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 एंड इसी तरह से सो ऑन, एक सीक्वेंस दिया। अब इस सीक्वेंस में क्या बोला है कि इसका सम निकालना है। तुमने देखा कि यहाँ पे कुछ टर्म्स दिया है, इसका सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए तुम ऐड करने बैठ दोगे, 1 में 3 ऐड किया 4, 4 में 5 ऐड किया 9, 9 में 7 ऐड किया, इस तरह से 16 एंड सो ऑन। पर अब क्या करा इन्होंने, इसको भी एक फॉर्मूला से सॉल्व करने का तरीका बता दिया। क्या फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब कहीं तक का भी सम निकाल सकते हो। अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि ऐसे 3 डिजिट का टर्म्स का सम निकालना है जो 9 से डिविजिबल है। अब पहला नंबर सोचोगे, अब आखिरी नंबर सोचोगे, फिर बीच के नंबर्स लिखोगे, फिर उनको ऐड करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अब उसको फॉर्मूला से कैसे करना है, सुनना मेरी बात। एसएन का जो फॉर्मूला होता है ना, अच्छा, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों एसएन से, एस के पैरों में एन। जैसे लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए के पैरों में एन, उसी तरह सम को डिनोट करते हैं एस के पैरों में एन। सम ऑफ एन टर्म्स। अब एन का एन भी एनी नंबर, अगर मान लो उसने कहा कि 8 टर्म्स का सम निकालना, तो आप लिखोगे एस 8, सम ऑफ 8 टर्म्स, इस तरह से। अभी के लिए कोई टर्म्स हमें पता नहीं, इसलिए हमने एन लिख लिया। अब एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, या फिर एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। अब एस एन के दो फॉर्मूलाज क्यों है, ए एन के दो फॉर्मूलाज नहीं है, इसका क्या डिफरेंस है। एस एन के दो फॉर्मूलाज इसलिए हैं कि मान लो अगर आपके पास a1 d है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी बड़ा वाला। पर आप मान लो आपके पास a1 और सीधा सीधा लास्ट टर्म है, तो आप ये छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट इज n अपॉन 2 a1 प्लस ए एन। और अगर आपके पास लास्ट टर्म नहीं है, तो n अपॉन 2 टाइम्स a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने कौन सा फॉर्मूला चूज करना है, एंड डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन की लास्ट टर्म दी है या नहीं। अगर लास्ट टर्म दी है तो आप सीधी तरह छोटा वाला फॉर्मूला लगा लो, यानी कि नीचे वाला, और अगर नहीं दिया तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगा लो। ओके, अब इसकी भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब सुनना मेरी बात। आपको पता है कि एस एन का फॉर्मूला था एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये एस एन का फॉर्मूला है बड़ा वाला, जिसमें आपके पास a1 चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। अगर आपके पास ये 3 टर्म्स है, फॉर्मूला पुट करो, आपके पास सम निकल आएगा। एस एन का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। अभी तक हमारे पास n नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, इसलिए n चला रहे हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि उस एपी में कितनी टर्म्स है, तो हम n की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि पहली 5 टर्म्स का सम निकालना है, उसने n दिया है, ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद a फर्स्ट टर्म एज 3। तुम्हें a1 उसने दिया कि पहली टर्म उस एपी की 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें 5 है,
और जो कॉमन डिफरेंस है वो 11, यानी कि आपको जो डी दिया गया है वो दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों 11। आपको इसमें एन भी दिया है, ए भी दिया और डी भी दिया। अब आपको फॉर्मूला दिख रहा है, तो एन की जगह क्या करेंगे हम 5 डाल देंगे, 5/2 2a1, a1 कितना है हमारा 3 प्लस n - 1, n की जगह 5 और d हमारा कितना है 11। ठीक है, अब 5/2 तो कट होंगे नहीं, तो 5/2 एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। पहले 2 × 3 6 प्लस 5 में से 1 गई 4, 4 × 11 44। अंदर ब्रैकेट में बना 5/2, 6 + 44 हमारा बना 50। अब 2 1 जा 2 20, सॉरी ये नहीं, हाँ 2 1 जा 2 25 जा, एंड 5 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 125। इसका मतलब है उस एपी में अगर 5 टर्म्स हैं, जिसका पहला टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 11 है, तो उस एपी के पांचों टर्म्स का जब आप सम करोगे तो आएगा 125। क्या करा हमने, फॉर्मूला लिखा बड़ा वाला, n की वैल्यू डाली, a की वैल्यू डाली, फिर इधर n की वैल्यू डाली, फिर इधर d की वैल्यू डाली। वैल्यूज डालने के बाद हमारे पास जो आंसर आया उसको हमने सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के बाद प्यारे बच्चों हमारे पास सम आया कितना, 125। अब अगली एग्जांपल बोला है फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स। अब उसने फिर से बोला सम ऑफ 8 टर्म्स, n 8 दिया, हुज फर्स्ट टर्म इज 5, a1 आपको उसने दिया 5 एंड लास्ट टर्म इज गिवन एज 50। उसने अब an भी दे दिया कि 50 है, लास्ट टर्म 50 है, पहली टर्म कितनी है 5, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। आपको क्या करना है, निकालना है सम। अब आपने क्या करा, आपको समझ आ गया कि लास्ट टर्म दी है, तो आपने छोटा वाला फॉर्मूला लिख लिया n/2 a1 प्लस an। अब n की जगह आपने डाला कितना 8, 8/2, a1 की जगह कितना डाला 5 प्लस 50। अब पहले इसको कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 4 जा, बाहर आ गया 4 और मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 50 इज 55। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 220, यानी कि जो आपका 8 टर्म्स का सम है वो आया आपका 220। और अब मैंने यहाँ पे 8 डाल दिया n की जगह पे 8, बिकॉज उसने बोल दिया था कि नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 8 है। तो ये था आपका सम का कंसेप्ट। इससे पहले हमने पढ़ा लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म का कंसेप्ट। आपको कहीं पे भी कोई डाउट लग रहा हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। लास्ट टर्म का कंसेप्ट है, सम ऑफ n टर्म्स का कंसेप्ट है, d है, a2 - a1, फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। उसके बाद स्टेटमेंट क्वेश्चंस। अब प्रॉब्लम आती है स्टेटमेंट क्वेश्चन में कि स्टेटमेंट क्वेश्चन दिए उसको डीकोड करो, डीकोड करने के बाद इक्वेशंस बनाओ, फिर उसको सिंप्लीफाई करो। वो मैं आपकी हेल्प अच्छे से करूंगा, बस आप अपने एफर्ट देते रहना साथ साथ में और पढ़ाई करते रहना। सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय। पढ़ाई करना है, ये इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ओके